हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो छत्तीसगढ़ सेट का जो सीजी सेट यानी कि जो पहला पेपर हम जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे, उसका आज दूसरा लेक्चर मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जिसका यूनिट नंबर 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड। और इसमें हम बात करेंगे, जिस तरीके से हम आपको टीचिंग के बारे में बताए थे पहले वाले यूनिट में, उसी तरीके से आज का पूरा जो लेक्चर रहेगा वो रिसर्च के बारे में रहेगा। और रिसर्च से जो रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं, जितने प्रकार से रिसर्च होते हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, एक बार इसमें थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, ये आपके लिए बहुत एक सुंदर वाक्य लिखा है, सफल वही होता है जो हार के बाद भी प्रयास नहीं छोड़ता है। आपको तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक आप सफल नहीं हुए, ठीक है। और हार अंत नहीं, एक सबक है। बहुत अच्छी लाइन है ये। हार जो है, आप कभी भी ये ना समझे कि अगर आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है या आप कोई टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो बार बार उसको तैयारी कीजिए, आप उसको एक बार जरूर कर सकते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा सिलेबस का पार्ट है, जहां पे आप देखेंगे, इसमें हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वहां पे रिसर्च का मतलब के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसर्च मीनिंग क्या होता है, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, जिसको आप शोध की विशेषताएं या कह सकते हैं शोध का अर्थ के बारे में बात करेगा। फिर है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, किस तरीके से रिसर्च को हम अप्रोच करते हैं। मेथड्स ऑफ रिसर्च, कौन कौन मेथड आप यूज कर सकते हैं किसी रिसर्च के लिए। हो सकता है वो एक्सपेरिमेंटल हो या डिस्क्रिप्टिव भी होता है। मैं आगे सारी चीजें को डिस्कस करते चलूंगा। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, जब कोई रिसर्चर किसी पुरानी चीजों को लेके ऐतिहासिक रिसर्च करता है, लाइक कहीं पे कोई मंदिर बना हुआ है या कहीं पे कोई आपका फॉसिल फ्यूल जिसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग हिस्टोरिकल रिसर्च हो सकते हैं। स्टेप ऑफ रिसर्च के बारे में फिर डिस्कस करेंगे हम। ये एक प्रॉपर आउटलाइन है जो आपको छत्तीसगढ़ से 2026 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको इसमें जो आर्टिकल राइटिंग होता है या यूं कहे आप जो पेपर लिखते हैं, उसके बारे में भी हमारा इसमें क्वेश्चंस आते हैं। क्या होता है इंपैक्ट फैक्टर पूछे जाते हैं, क्या होता है ऑथर का I10 इंडेक्स या आपका H इंडेक्स होता है, G इंडेक्स होता है। सिमिलरली फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, आप कभी किसी पेपर को देखे होंगे तो वहां पे एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली रेफरेंस हुआ रहता है। और एप्लीकेशन ऑफ ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आपका रिसर्च में क्या यूज है, कंप्यूटर का क्या यूज है, AI का क्या यूज है, इस तरीके से। और लास्ट में हमारा टॉपिक है रिसर्च एथिक्स का। तो आप नोटबुक में इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजों को क्लियर करते चलूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं विद परिचय, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। क्या होता है इंट्रोडक्शन, अगर हम देखते हैं रिसर्च के बारे में। भारत का अतीत ज्ञान से परिपूर्ण तथा भारतीय संस्कृति ने विश्व का नेतृत्व किया। एक लाइन रिसर्च के फील्ड में क्या हो सकता है, इंडियाज पास्ट वॉज रीच इन नॉलेज, कहते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो ज्ञान के मामले में बहुत समृद्ध रहा है। तक्षशिला, नालंदा, इस जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हमारे भारत देश में रहे हैं। और मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, मैं आपको रिसर्च से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए निरंतर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। कभी कभी आपने बहुत पुराने महापुरुषों के बारे में सुने होंगे, गौतम बुद्ध रहे हैं, स्वामी विवेकानंद रहे हैं, या महावीर जैन के बारे में सुनते हैं। तो वो क्या करते हैं, निरंतर ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करता है। मनुष्य यूं नहीं है कि मनुष्य जीवन में हम अपने आप को एक ज्ञान की ओर लेके जाते हैं। तो सरल भाषा में ज्ञान के विस्तार को अनुसंधान या शोध कहा जाता है। देखिए, ज्ञान के विस्तार को, क्या बात किया मैंने, ज्ञान के विस्तार को कहा जाता है, ज्ञान के विस्तार को अनुसंधान या रिसर्च कहा जाता है। मैं आगे आपको रिसर्च का मतलब भी समझाऊंगा, रिसर्च की विशेषताएं भी समझाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको बस सुनना है बातों को। शोध जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। रिसर्च कैन बी रिलेटेड टू एनी फील्ड ऑफ लाइफ। आप खाना बना रहे हैं, वो भी एक प्रकार से रिसर्च हो सकता है। आप खेत में काम कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एनी फील्ड। रिसर्च का कहने का मतलब कभी ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी में होगा। आप सोसाइटी में हैं, आप कहीं भी हो सकते हैं, यू कैन एवरीवेयर एनीवेयर, वो आपको क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। तो शोध जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, ये कहता है आपका रिसर्च के बारे में। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान के बिना किसी भी क्षेत्र में प्रगति संभव नहीं है।
नो फील्ड कैन प्रोग्रेस विदाउट रिसर्च। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि आपका रिसर्च जरूरी है। या यूं कहें कि हम मान लेते हैं जैसे हम अभी जिस युग में जी रहे हैं उस युग के पहले या आदि मानव आदि काल से हम आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ रिसर्च हो रहा है। हम जो नए कपड़े पहन रहे हैं, हम जो नए मोबाइल यूज कर रहे हैं या नई नई गाड़ियां यूज कर रहे हैं, वो सब के सब किसका परिणाम है? वो सब के सब हमारा परिणाम है, वो है आपका रिसर्च का परिणाम है। रिसर्च का परिणाम है या यूं कह सकते हैं अनुसंधान का परिणाम है। तो समस्याओं के समाधान के लिए केवल पारंपरिक तरीकों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। ध्यान दीजिएगा, आप किसी समस्या को सॉल्व करना है, उस समस्या का समाधान आपको चाहिए, तो आपके पास कुछ पारंपरिक तरीके हैं, उस पर ही आपको क्या नहीं रहना है, निर्भर नहीं रहना है। आपको कुछ नए तरीके भी चाहिए, वही कहलाता है हमारा रिसर्च। या एक बहुत अच्छी लाइन कही गई है, आप जानते भी होंगे, सुने होंगे, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसका मतलब यह है कि जब हमको आवश्यकता पड़ती है हम रिसर्च करना शुरू करते हैं, हम खोज करना शुरू करते हैं, तो अनुसंधान हमें वास्तविकता के निकट लाता है तथा समस्याओं के समाधान में सहायता करता है। आप किसी समस्या को, जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या आती है तो आप कोशिश करते हैं उसको सॉल्व करने का, और वो सॉल्व करने की जो कोशिश है बच्चों, वही एक कहलाता है हमारा क्या? रिसर्च कहलाता है। सो रिसर्च ब्रिंग अस टू क्लोजर टू रियलिटी एंड हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम। इट ऑलवेज एंड ऑलवेज, जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो एक प्रकार से वो रिसर्च में हम क्या करते हैं, एंट्री कर जाते हैं, या रिसर्च के अंदर हम काम करना शुरू करते हैं। तो अनुसंधान की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है अनुसंधान की आवश्यकता? सिंपल सी लॉजिक है। अगर हम इसको दो कैटेगरी में बांटे तो एक होता है मैक्रो लेवल की बात करता है, दूसरा होता है माइक्रो लेवल यानी कि सूक्ष्म स्तर के बारे में। जैसे हमारे लाइफ के एग्जांपल लेता हूं, बहुत जो आपका पेंडेमिक आया, कोविड या कोविड-19 जिसको कहते हैं, तो जब कोरोना महामारी आया तो हमको 1 साल 2 साल लग गए, या जो वैक्सीन बनने में, तो हमको वैक्सीन बनानी थी, लेकिन हमारी आवश्यकता आई तब हमने क्या किया, उसको अपने वैक्सीन बनाना शुरू किया। तो महामारी का उपचार, फाइंडिंग क्योर्स ऑफ एपिडेमिक, बहुत पहले कितने सारे लाइक पेनिसिलिन बनाया, एंटीबायोटिक आया, वो सब क्या था? एक प्रकार के रिसर्च का ही परिणाम था। कंट्रोलिंग पोल्यूशन, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आज नए इंजन आ गए गाड़ी में, जो BS6 कहा जाता है। अलग अलग टाइप की गाड़ी, आज EV आ गया है, ये अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल बाइक आ गया है। वो सब क्या हो रहा है? प्रदूषण के कंट्रोल के लिए हमने एक रिसर्च किया और एक प्रोडक्ट बनाया, वो भी एक अनुसंधान का फल स्वरूप ही हुआ है। स्टेबलाइजिंग सेटलमेंट ऑन मार्स, ये कह रहा है कि मंगल ग्रह पे भी हम बस्ती, अपने घर बसाने जा रहे हैं। ये किसके परिणाम स्वरूप हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ एक अनुसंधान के परिणाम स्वरूप। आज इसरो, DRDO, कई सारे ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट है, वो क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं। इंप्रूविंग द एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा या किसी भी शिक्षा पद्धति में बात करते हैं तो ये एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने का भी काम करता है। और डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, देखिए नए प्रोडक्ट बनाना, पहले आप मार्कर बोर्ड में पढ़ते थे, आज डिजिटल बोर्ड आ गया है। हमारे पास पहले मोबाइल नहीं था, छोटा सा मोबाइल रहता था, या रहता भी था तो उतना अच्छा नहीं था, आज एक से एक चीजें आ गई है। तो ये कह रहा है कि रिसर्च की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि हमको नया प्रोडक्ट बनाना है, नया प्रोडक्ट बनाना है। पहले के जमाने के चीजों को देखिए, आज नई नई चीजें आ गई, सब क्या है? ये पूरा का पूरा आपका रिसर्च का ही परिणाम है। चलिए माइक्रो लेवल में बात करते हैं, विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण। भाई अब मान लेते हैं आपके पास, आप प्रॉब्लम में आ गए, आपको बहुत सारी चीजें एनालिसिस करना है, तो क्या कहलाता है वो? एनालिसिस ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव। हम एनालिसिस जब करते हैं तो भी एक प्रकार के वो रिसर्च ही कहलाता है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रोडक्ट लाइक स्मार्टफोन, ठीक है, ये भी एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। व्यक्तिगत निर्णय लेने में सहायता, हेल्प्स इन मेकिंग पर्सनल डिसीजन। जब कभी हम 3-4 चीजों में उलझ जाते हैं तो हम अपने आप में रिसर्च करते हैं कि हाँ भाई मैं इस प्रॉब्लम से कैसे आगे निकलूं। तो ये कहता है कि माइक्रो लेवल की अगर बात करते हैं तो एक प्रकार से ये भी एक रिसर्च है, और हम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ काम जो करते हैं वो एक प्रकार का रिसर्च हो सकता है, ये कह रहा है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान समस्या निवारक होता है, बिल्कुल सही बात है। अनुसंधान कहने का मतलब जो रिसर्च है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है। आप किसी प्रॉब्लम में हैं, या यूं कहे कि आपको कुछ चीजें चाहिए, किसानों की प्रॉब्लम को देखते हुए ट्रैक्टर बनाया गया। भाई जैसे बैल भैंस है उसको खेतों में जोतने के लिए लेके जाते थे, अब उस प्रॉब्लम को निवारण करने के लिए
साइंटिस्टों ने एक ट्रैक्टर बना दिया, ट्रैक्टर में एक हल लगा दिया, अब उसको मशीन से जोता जा रहा है। तो ये कहता है कि समस्या के समाधान या जिज्ञासा की पूर्ति के लिए अनुसंधान किया जाता है। किसी समस्या के समाधान के लिए या हमको क्यूरियोसिटी है उसको पूरा करना है, वो कहलाता है आपका क्या? अनुसंधान। तो रिसर्च एक्सपांड्स नॉलेज इन अ पर्टिकुलर फील्ड। किसी एक क्षेत्र में अगर हम अपने ज्ञान का विस्तार करे जा रहे हैं, ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं, तो हमारा वो रिसर्च के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो साथियों इतना तक हमने जाना क्या होता है रिसर्च, क्यों जरूरत पड़ती है। अब इससे वाकिफ जरूर होंगे इस शब्द से, ऐसा नहीं है कि आपके लिए नया है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी रिसर्च के लिए आगे बढ़ते हैं तो पहला हमारा जो स्टेप होता है वो होता है नॉलेज का, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज के लिए हमारे पास सेंसरी ऑर्गन है, जिसको हम ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? आंख से देख के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नाक से सूंघकर स्मेल करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास अलग अलग और ऑर्गन है, जैसे ये तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आंखों से हम देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वी सी एंड अंडरस्टैंड थ्रू आवर आइज। ये कह रहा है कि हम अपने ऑर्गन से इसको, जिसको हम कहते हैं सामान्यतः हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और नाक से हम सुगंध और गंध को पहचान कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति है। कानों से हम सुनकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जिह्वा, जिसको टंग बोलते हैं, जीभ से हम स्वाद लेकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और एक है हमारा स्पर्श, यानी कि त्वचा से भी हम क्या कर सकते हैं? ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास नॉलेज के सोर्सेस। क्योंकि नॉलेज रहेगा या नॉलेज की जिज्ञासा के लिए ही तो आप रिसर्च करने जाएंगे। तो रिसर्च के कुछ अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे हमारे अलग अलग नाम होते हैं, घरों में अलग, कॉलेज में अलग, या कहीं मोहल्ले में अलग। उसी तरीके से इसके पर्यायवाची हो सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट। आप अपने घरों में कई बच्चों को देखना, छोटे छोटे चीजों, मशीनों को खोल के बनाते रहते हैं। वो कोशिश करता है कुछ नई चीजों को जानने का। सो रिसर्च इज आल्सो नोन एज, रिसर्च कहते हैं इसको, या गवेषणा या इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। सर्च यानी कि खोज, अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरेशन। देखना, कभी कभी दोस्त लोग मिलके एक्सप्लोर करने जाते हैं, मतलब किसी जगह को खोजने जाते हैं, ये पहाड़ के नीचे क्या है, उधर पानी है, पर्वत है, सब वो देखने जाते हैं। इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी जैसे मीमांसा, ये भी एक प्रकार से रिसर्च ही है। स्टडी कह सकते हैं, जो हम पढ़ाई करते हैं, या एग्जामिनेशन, परीक्षण करते हैं, वो भी प्रकार से क्या है? रिसर्च ही है। और क्रिटिकल एनालिसिस, जिसको कहते हैं आलोचना, जैसे मान लेते हैं किसी साइंटिस्ट के द्वारा कोई थ्योरी बनाई गई, अब उस थ्योरी में कुछ कमियां रहती है, उसको दूर करते हैं, तो कहलाता है हमारा क्रिटिकल एनालिसिस, जिससे हम ये कहते हैं कि आलोचना करना है। जैसे बोलते हैं ना कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। जो निंदा करते हैं आपकी, जो आलोचना करते हैं, वो आपके ऊपर रिसर्च करते हैं, आपको अच्छा बनाना चाहते हैं, इसलिए निंदक जो करने वाले होते हैं उनको अपने पास रखना चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा होता है, हम भगा देते हैं, जो हमारी आलोचना करते हैं उनको भगा देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अगर मैं इसको एकदम शाब्दिक अर्थ में बताऊं आपको, डियर स्टूडेंट्स, रिसर्च का 2 मतलब, यानी कि 2 शब्द से बना है, री और सर्च। ठीक है, री का मतलब होता है अगेन, और सर्च का मतलब होता है खोजना। किसी चीज को पुनः खोजना, किसी चीज को पुनः खोजना क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। तो एक लाइन में अगर मैं बात करूं, अनुसंधान का अर्थ है किसी विषय का गहन एवं व्यवस्थित अध्ययन। देखिए, अध्ययन अलग है और व्यवस्थित अध्ययन अलग है। आप पेपर पढ़ रहे हैं वो अध्ययन है, या बुक पढ़ रहे हैं वो अध्ययन। व्यवस्थित अध्ययन, ध्यान दीजिएगा, सिस्टमेटिक आपको क्या करना है? स्टडी करना है और सही तथ्यों की खोज करना है। भाई, भारत की खोज करने वास्को डी गामा जब आए तो कुछ तो खोजे, वो रिसर्चर थे उस समय के, उन्होंने रिसर्च किया और बताया कि एक आयरलैंड है, एक द्वीप है, जिसका नाम हम बाद में भारत रख दिए। तो वैसे ही रिसर्च मीन्स अ सिस्टमेटिक एंड इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन टू डिस्कवर करेक्ट फैक्ट। गलत फैक्ट की भी खोजना एक रिसर्च है, सही फैक्ट की भी खोज करना एक रिसर्च है। सो इट इज अ करेक्ट फैक्ट एंड न्यू नॉलेज, जो आपके नॉलेज को इंक्रीज करे, नए ज्ञान की वृद्धि करे, ये कहलाता है हमारा रिसर्च। तो अगर एकदम अल्टीमेट हम बात करते हैं व्हाट इज एक्चुअली रिसर्च, तो जो मैं आपको बताया, शोध एक वैज्ञानिक, व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से किसी समस्या का समाधान, नए ज्ञान की प्राप्ति तथा तथ्यों का सत्यापन किया जाता है।
अब देखिए ये तथ्यों का सत्यापन क्या है भाई। मान लेते हैं हमने कुछ रिसर्च किया और उस रिसर्च में कुछ तथ्य सामने आया, प्रिंसिपल सामने आया, और हम उसको क्या किए, उसको साबित किए कि हाँ हमने जो खोजा उसका ये रिजल्ट है, और उसको हमने लिख दिया। तो तथ्यों का सत्यापन किया जाना होता है वैज्ञानिक विधि से। यस, ये रिसर्च का इसका परिणाम यह है। जैसे वैज्ञानिकों द्वारा बहुत सारे रिसर्च किया गया। सूर्य पहले बताया जाए कि सूर्य घूमता है, बाद में कहा गया कि नहीं सूर्य स्थिर है, आपके ग्रह घूमते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, तथ्यों का विकास होते गया और हमारे पास एक जो प्रूफ आया उसको हम कहेंगे रिसर्च। सो रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस कैरिड आउट टू डिस्कवर न्यू नॉलेज। हमने एक नए ज्ञान की प्राप्ति किया और वेरीफाई हमने किया, फैक्ट को, प्रॉब्लम को वेरीफाई किया और प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये होता है आपका रिसर्च। तो ये तो हो गया रिसर्च का इंट्रोडक्शन। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जहां पे हमको और चीजें समझना है। कुछ विद्वानों के द्वारा रिसर्च क्या कहा गया, कुछ विद्वानों ने रिसर्च को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहला हमारे पास है रेडमन एंड मोरी। रेडमन एंड मोरी कहते हैं कि रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक, ध्यान दीजिएगा, हर साइंटिस्ट की बातों में चीजें आएगी, सिस्टमैटिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट। सिस्टम से सिस्टमैटिक एकदम वैज्ञानिक तरीके से आप करोगे। जरूरी नहीं है विज्ञान कहने का मतलब वो वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक कहने का मतलब है किसी भी फील्ड का हो सकता है, चाहे वो आर्ट्स के वैज्ञानिक हो सकते हैं, आपके साइंस के हो सकते हैं, या वैज्ञानिक मतलब जो खोज करने वाले होते हैं। शोध परिकल्पनाओं या परिकल्पनाओं संबंधित व्यवस्थित अनुभवजन्य एवं आलोचनात्मक अन्वेषण है। कौन कह रहे हैं, कैरलिंगर कह रहे हैं, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड एम्पिरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन कह रहे हैं। और एक तीसरा हमारे पास विद्वान है, वो कह रहे हैं कि जॉन डब्ल्यू बेस्ट के द्वारा कही गई बातें हैं, रिसर्च इज द सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव सर्च फॉर जनरलाइजेबल नॉलेज। किसी ज्ञान को हम क्या कर रहे हैं, सामान्यीकरण कर रहे हैं कि ये ज्ञान जो है हर जने के लिए लागू होना चाहिए। ऐसी जो बातें हैं कह रहे हैं जॉन डब्ल्यू बेस्ट के द्वारा। चलिए कुछ और विद्वान हमारे पास है जो कह रहे हैं गुड एवं स्केट्स के द्वारा कही गई बातें हैं। शोध ज्ञान की सीमाओं के विस्तार का सबसे व्यवस्थित तरीका है। देखो बहुत जबरदस्त लाइन उन्होंने कहा है, रिसर्च इज द मोस्ट सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एक्सटेंडिंग नॉलेज। आज आपके पास जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया है, वो कितने सालों से, 4-5 सालों से रिसर्च चल रहा था उसमें कि सब बच्चों के लिए लागू किया जाए, हर स्टेट में लागू किया जाए। किस तरीके से हमने क्या किया, वो कह रहा है कि मोस्ट सिस्टमैटिक मेथड हमने लागू किया ऑफ एक्सटेंडिंग नॉलेज, अपने ज्ञान के विस्तार के लिए एक सिस्टमैटिक नॉलेज दिया। सिस्टमैटिक क्या दिया हमने, मेथड दिया, वो कहलाता है हमारा गुड्स एंड स्केट्स के द्वारा कही गई बातें हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, पॉलिन वी यंग के द्वारा कही गई बातें हैं, रिसर्च इज अ साइंटिफिक अटेम्प्ट। ध्यान दीजिएगा, हर वो बातें हैं जो आपको इसमें समझाया जा रहा है, साइंटिफिक अटेम्प्ट टू डिस्कवर न्यू रिलेशनशिप। ध्यान दीजिए, न्यू रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट एंड थ्योरीज। थ्योरीज जैसे हमने कुछ एक बातें कही जो थ्योरेटिकल चीजें हैं, उसको क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे, तब तो फैक्ट बनेगा। क्रैसवेल के द्वारा कही गई बातें हैं, शोध नए ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रश्नों का उत्तर देने एवं समस्याओं का समाधान करने की व्यवस्थित प्रक्रिया है। हमको हमारे टीचर पढ़ाते हैं तो कुछ क्वेरीज आते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं, फिर हमको अच्छा लगा, यानी कि सेटिस्फेक्शन होता है तो हम ठीक है भाई, नहीं होता तो हम फिर अपनी जिज्ञासा जागृत करते हैं। तो रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है आंसरिंग क्वेश्चन का, क्वेश्चन आंसर का ये आपका प्रोसेस है, जहां से हम एक नए नॉलेज को क्या करते हैं, जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, शोध की विशेषताएं क्या हो सकती है, क्या क्या चीजें हम शोध में शामिल किया जाना चाहिए। तो सिस्टमैटिक नेचर पहली चीजें हैं, आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दे देंगे और पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। तो आपको जानना है, सबसे पहला जो इसका है वो है व्यवस्थित प्रकृति। व्यवस्थित प्रकृति का मतलब क्या है, सिस्टम होना चाहिए। रिसर्च फॉलो सिस्टमैटिक स्टेप, पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करते हुए जाना चाहिए। सच एज प्रॉब्लम सिलेक्शन, पहले आपके पास प्रॉब्लम होना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू, आप जब
रिसर्च करना शुरू करते हैं तो आपके पास कुछ लिटरेचर रहता है, प्रीवियस रिपोर्टेड लिटरेचर, उसको पढ़ते हैं आप और वहां से अपने नॉलेज को क्या करते हैं, विकास करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए डेवलप करते हैं और मेथोडोलॉजी अपनाते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं और आपका एनालिसिस करते हैं और अंतिम में आप क्या करते हैं, अपना थीसिस राइटिंग या आर्टिकल का राइटिंग करते हैं। तो पहली उसकी प्रकृति है व्यवस्थित होनी चाहिए आपकी शोध, वैज्ञानिक प्रकृति। दूसरा कहता है कि साइंटिफिक होनी चाहिए, कुछ भी आप रिसर्च नहीं कर देंगे, आपके रिसर्च में लॉजिक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। बोल दिए तो हो गया ऐसा नहीं, बातों को आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना पड़ेगा, एविडेंस होना चाहिए आपके पास, सबूत होना चाहिए। आप जब कोर्ट में जाते हैं तो आपके पास सबूत नहीं रहेगा तो कैसे होगा? आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप फॉरेंसिक ऑफिसर हैं, आपके पास एविडेंस होनी चाहिए तब तो मतलब है, और साइंटिफिक प्रिंसिपल होनी चाहिए, वैज्ञानिक सिद्धांत पे आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे आ रहा है कोई चीज, वो गुरुत्वाकर्षण है, नीचे से ऊपर नहीं जाने चाहिए, उसको नहीं बोलना है आपको। कहने का मतलब क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल प्रूव होना चाहिए। यू हैव टू बी प्रूवन दैट साइंटिफिक प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन फॉर योर रिसर्च। और एक थर्ड जो बातें हैं वो है आपका वस्तुनिष्ठता। कहने का मतलब ये है कि आपकी रिसर्च पक्षपात रहित होता है तथा व्यक्तिगत मतों से प्रभावित नहीं होता है। क्या होता है रिसर्च आपका, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं मेरे मतों से, मेरे सोच विचार से रिसर्च नहीं होगा, पक्षपात रहित होता है। मतलब आपको चीजों को अलग करके सोचना है, अपने मतों को नहीं डाल देना है कि मैं बोल रहा हूं तो इसको ऐसा है। ये सिस्टम जो है आपका साइंटिफिक फॉलो होना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ और बातें करते हैं आगे। क्या है, शोध में व्यक्तिगत विचारों और पूर्वाग्रहों का कोई स्थान नहीं होता है। मैंने पहले बताया, कोई आप जो सोच रहे हैं वैसा होगा ये नहीं भाई, प्रिंसिपल बना हुआ है, वैज्ञानिक सिद्धांत बना हुआ है और अनुभवजन्य आधार, इंपेरिकल बेसिस होना चाहिए कि शोध के निष्कर्ष प्रत्यक्ष अवलोकन और वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होते हैं। जैसे आपने कुछ रिसर्च किया, ऐसा कुछ आज तक नहीं हुआ है तो उसको पहले प्रूफ करना पड़ेगा, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो रिसर्च फाइंडिंग आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड रियल डेटा। आपके पास उस टाइप के डेटा होनी चाहिए जहां से आप समझ सकते हैं कि यस, हमारे जो अनुभवजन्य यानी कि हमारे जो रिसर्च है वो प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहा है। पुनरावृत्त योग्यता या रेप्लिकेबिलिटी कहते हैं, ये बहुत एकदम आईएमपी है ये। अगर मैं बात करूं किसी रिसर्च के लिए, गुड रिसर्च कैन बी रिप्लिकेटेड बाय अदर रिसर्चर। आपने कुछ रिसर्च किया और उस रिसर्च को कोई 10 साल बाद भी अगर परफॉर्म करे तो आपके रिसर्च में रेप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे आज हम पढ़ते हैं मेंडल के नियम के आनुवंशिकता का, तो वो 100 साल पहले उस नियम को कर दिए हैं और आज हम उस नियम का एप्लीकेशन कर रहे हैं। कहने का मतलब उनके रिसर्च में कितनी रेप्लिकेबिलिटी था, उन्होंने कई बार प्रयोग किए मटर के पौधों में और हर बार उसको अलग अलग यानी कि जिस तरीके से रिजल्ट मिलता गया वो कहलाती है आपका रेप्लिकेबिलिटी, यानी कि पुनरावृत्ति योग्यता होनी चाहिए आपकी रिसर्च में। अदरवाइज आप मान लीजिए मैंने कुछ रिसर्च किया और उस रिसर्च का परिणाम 2 साल बाद बदल गया, या यूं कहें कि उसमें ही रेप्लिकेबिलिटी नहीं है, पुनरावृत्ति बार बार नहीं है, तो वो रिसर्च अच्छा रिसर्च नहीं कहलाता है, या उसकी जो प्रकृति है उस टाइप की जो रिसर्च की प्रकृति होनी चाहिए ऐसा नहीं है। ठीक है।